कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले भाग में आप लोगों ने अफवाह के बारे में पढ़ा था, उसमें भारत के अफवाह तंत्र के बारे में आपको पढ़ाया गया था कि भारत के जो अफवाह तंत्र हैं वो दो प्रमुख अफवाह तंत्र, पहला है हिमालय अफवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। इसमें हिमालय की नदियों के बारे में बताया गया था। हिमालय की जो प्रमुख नदियाँ थी उसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आपका कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी इत्यादि के बारे में पढ़े थे आप लोग। आज हम उत्तर भारत यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की नदियों के बीच अंतर पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की नदियों में क्या क्या अंतर है? तो पहला अंतर है कि सतत वाहिनी। जो उत्तर भारत की नदियां हैं वे सतत वाहिनी होती हैं, उनमें वर्ष भर जल भरा रहता है, क्योंकि वे हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से निकलती हैं और ये चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। बर्फ़ से ढकी रहने के कारण ग्रीष्म ऋतु में भी उनमें जल आता रहता है। जबकि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं यानी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह मौसमी होती हैं और केवल वर्षा ऋतु में उसमें जल भरा रहता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में वह सूख जाती हैं। दूसरा है नौकारोहण। जो उत्तर भारत यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उसमें नौकारोहण की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि ये नदियां अधिकतर मैदानी भागों से बहती हैं और इनमें वर्ष भर जल भरा रहता है, इसलिए इनमें नौकारोहण किया जा सकता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी होती हैं और पठारी भागों से, ऊंचे नीचे भागों से होकर बहती हैं, इसलिए उसमें नौकारोहण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीसरा है उपजाऊ दोमट मिट्टी का निर्माण। जो उत्तर भारत की नदियां हैं मैदानी भागों से होकर बहती हैं और जब वह बहती हैं तो मिट्टी का कटाव करती हैं और मिट्टी का कटाव करके वह निचले भागों में उपजाऊ दोमट मिट्टी का निर्माण कर निक्षेप करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जबकि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वह पठारी क्षेत्रों से होकर बहती हैं और कंकड़ीले पथरीले मार्गों से होकर बहती हैं, जिसके कारण वहाँ उपजाऊ दोमट मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता। चौथा है सिंचाई। तो जो उत्तर भारत की नदियां हैं मैदानी भागों में बहती हैं, जिनसे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। आसपास के क्षेत्रों में नहरें निकालकर उनसे जल उपलब्ध कराया जाता है और फसलों की सिंचाई होती है। जबकि दक्षिण भारत की नदियां ऊंचे नीचे पठारी मार्गों से होकर बहती हैं, जिनसे नहरें निकालना काफ़ी कठिन है और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। पांचवा है बड़े नगर और व्यापारिक केंद्र। तो जो उत्तर भारत की नदियां हैं
वो मैदानी भागों से होकर बहती हैं, जिसके कारण इन नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर और व्यापारिक केंद्र बसे हुए हैं, जैसे कोलकाता, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद इत्यादि बड़े नगर और व्यापारिक केंद्र इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ उबड़ खाबड़ मार्गों से होकर बहती हैं और जिनके कारण यहाँ पर कोई बड़ा व्यापारिक केंद्र या नगर स्थित नहीं है। अगला है बाढ़ का प्रभाव। जो उत्तर भारत की नदियां हैं वह जलग्राही मार्ग से होकर बहती हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो मैदानी भागों से होकर बहती हैं, जिससे जब वर्षा ऋतु में इन नदियों में जल आता है तो जल का अधिकांश भाग धरातल सोख लेता है, जिसे जलग्राही धरातल कहा जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़ की प्रभाव को कम हो जाता है। जलग्राही धरातल होने के कारण बाढ़ का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए इन्हें जलग्राही धरातल कहा जाता है। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वह पथरीले मार्गों से होकर बहती हैं और धरातल जल सोख नहीं पाता, इसलिए वर्षा ऋतु में वहाँ भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण अत्यधिक जन धन की हानि होती है। अगला है जलग्राही धरातल। तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वह जलग्राही मार्गों से होकर बहती हैं, यानी जल का अधिकांश भाग भूमि सोख लेती है, जो भूमिगत जल के रूप में हमें उपलब्ध हो पाता है। नदियाँ का जल धरातल सोख लेता है, जो भूमिगत जल के रूप में हमें प्राप्त होता है। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो पथरीले मार्गों से होकर बहती हैं, जिसके कारण वहाँ का धरातल जलग्राही नहीं हो पाता और ग्रीष्म ऋतु में हमें वहाँ पर भूमिगत जल की उपलब्धता नहीं मिल पाती। तो यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर है। अब आगे है पश्चिम की पूर्व की ओर और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। तो भारत का जो मानचित्र है पश्चिम की तरफ नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां बहती हैं, जबकि पूर्व की तरफ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। और ये नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। इन नदियों में क्या अंतर है? तो पहला अंतर है कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, जबकि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती मुख्य हैं। दूसरा है, जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं वह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि जो नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं वह अरब सागर में गिरती हैं।
तीसरा है डेल्टा का निर्माण। पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं अपने मुहाने पर अवसाद को जमा कर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि ये नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं और सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं वह पश्चिमी घाट पर वर्षा के द्वारा जल प्राप्त करती हैं, जबकि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां मध्य भारत और छोटा नागपुर के पठार से वर्षा का जल प्राप्त करती हैं। पांचवा है जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं वह सामान्य मार्ग से होकर बहती हैं, इनकी घाटियां तंग और सकरी नहीं हैं, जबकि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां तंग और सकरी मार्गों से होकर बहती हैं। आगे झीलों के बारे में पढ़ना है। भारत में बहुत सारी झीलें हैं, कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ मानव निर्मित हैं। प्राकृतिक झीलों में बुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताल, बरपानी, चिल्का झील तथा पुलिकट झीलें आती हैं। कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है, उन्हें मानव निर्मित झील कहा जाता है, जिसमें आपका गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड सागर ऐसी झीलें हैं जो मानव निर्मित हैं। अगला है नदी प्रदूषण। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, प्रदूषण भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो नदियों के जब जल में घरेलू अपशिष्ट पदार्थ या औद्योगिक कचरा मिल जाता है तो नदी का जल की गुणवत्ता कम हो जाती है, तो उसे नदी प्रदूषण कहा जाता है। प्राचीन काल में जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ वह नदियों के किनारे हुआ। आज भी वर्तमान काल में बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े उद्योग नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जिनके कारण इन नगरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, इन उद्योग धंधों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियों के जल की गुणवत्ता समाप्त हो गई और वह प्रदूषित हो गई। इस नदी प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार ने नदी संरक्षण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत की, जिसकी योजना की शुरुआत 1985 में की गई। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत 1985 में की गई, जिसके कारण भारत में नदियों को साफ करने की योजना बनाई गई, लेकिन यह योजना कारगर नहीं हो सकी, जिसके कारण 31 मार्च सन 2000 ईस्वी को इस योजना को बंद कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। आगे अगले पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।